चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं हरीश शर्मा इजी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण चैप्टर कनकॉर्ड पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक लगभग 7 नियम पढ़ लिए हैं। पढ़ लिए हैं। अब हम 8वां नियम आज पढ़ रहे हैं। 8वां नियम हम पढ़ रहे हैं ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में क्या डिफरेंस होता है। ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो पढ़ते हैं। देखिए भाई, केवल ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में ए और द का डिफरेंस नहीं है। इनके मीनिंग में, इनके अर्थ में दिन रात का अंतर है। इन दोनों के अर्थ में दिन रात का अंतर है। वो कैसे है भाई, देखना। ए नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी। ए नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है भाई, मैनी, मतलब बहुत सारे। और द नंबर ऑफ का मतलब होता है की संख्या, नंबर। द नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है की संख्या। तो ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ मैनी है। ए नंबर ऑफ का मतलब मैनी है, तो मैनी के बाद में नाउन कल हमने पढ़ी थी, कैसे आएगी, नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। ए नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी। मैनी के साथ नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल आती हैं, तो यहाँ भी नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल आएंगी। लेकिन द नंबर ऑफ का मतलब होता है की संख्या, तो नाउन तो इसमें आएगी प्लूरल और वर्ब इसमें आएगी सिंगुलर। देखिए, नाउन तो दोनों में प्लूरल आएगी, वर्ब अब इसका मतलब मैनी है तो प्लूरल आएगी, और द नंबर ऑफ में सिंगुलर आएगी। समझ में आ रही है बात। जैसे ए नंबर ऑफ वोटर्स हैज और हैव voted for the BJP. A number of voters has or have voted for the BJP. अब ए नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। अभी आप ये मत समझना कि हम यहाँ द नंबर ऑफ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते भाई, क्योंकि द नंबर ऑफ का कोई साइन से नहीं निकलेगा। यहाँ क्या कहना चाह रहा है, बहुत सारे वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया। लेकिन अगर आप लिख देंगे द नंबर ऑफ वोटर्स, तो वोटर्स की संख्या, आगे सेंटेंस जुड़ेगा नहीं। तो आप ये मत समझो कि इस वाक्य में हम द लगा सकते हैं, नहीं भाई। अगर हम इस वाक्य में द लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी, और मैनी होता है तो क्या आएगा, हैव। इसका सही आंसर होगा ए नंबर ऑफ वोटर्स हैव वोटेड फॉर द बीजेपी, ठीक है भाई। ऐसे ही हम द नंबर ऑफ की बात करें तो द नंबर ऑफ में जनरली संख्या ही लिखी हुई आती है। द नंबर ऑफ नेशंस in the UNO is or are, अब मुझे अच्छे से याद नहीं, 193 है कितने, अब ये आप देखना ना। मुझे शायद 193 याद है, गलत है सही है, जो भी आप देख लेना। अब क्या कहना चाह रहे हैं, यूएनओ में राष्ट्रों की संख्या कितनी है, 193। अब यहाँ हम ये नहीं लगा सकते, ये लगाते क्या हो जाएगा, बहुत सारे देशों ने यूएनओ में 193, क्या मतलब हुआ, कोई सेंस नहीं है, तो यहाँ हम ये नहीं लगा सकते है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अब आप थोड़ा बहुत हिंदी जानते हो यदि, तो देखो है होता है सिंगुलर, राम घर जाता है, और जो है होता है ये होता है प्लूरल। जो है होता है बिंदी लग जाती है तो ये प्लूरल हो जाता है। अब आप बोलने में देखिए, यूएनओ में राष्ट्रों की संख्या 193 है बोलेंगे या 193 है बोलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, 193 है, और है बोलेंगे तो आप सिंगुलर। यहाँ देखिए, बहुत सारे वोटर्स ने हाल ही में, बहुत सारे वोटर्स, इसमें तो है ही नहीं आएगा, बीजेपी ने वोट दिया। लेकिन आप ये ध्यान रखना, ये प्लूरल होता है, ये सिंगुलर होता है, ठीक है। तो ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के अर्थ को आप समझिए पहले। यदि आप ये समझेंगे दोनों क्या हैं, तभी आपको ये बात ध्यान रह पाएगी कि किसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, किसके साथ प्लूरल। नहीं तो क्या होगा,
आज तो आप इसे रट लेंगे, लेकिन 15-20 दिन, महीने भर बाद ही एग्जाम में जब आप जाएंगे तो आप इस प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नोट करिए इसे। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आज और वर्क taking the test। थोड़ा 40 की स्पेलिंग एग्जाम में आ जाती है कई बार भाई। 40 की स्पेलिंग होती है FORT भाई, है ना, FOUR 4 होता है, और 40 की स्पेलिंग होती है FORT भाई, है ना, यू नहीं आता इसमें। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ भूल गए आप, तो अर्थ देखिए वाक्य का। विद्यार्थियों की संख्या टेस्ट दे रही है, बोल सकते हैं भाई टेस्ट दे रही थी, नहीं, कितनी संख्या बोलना पड़ेगा। इसका मतलब इसका अर्थ किसकी संख्या नहीं है, इसका अर्थ है मैनी। अगर आप एग्जाम में भूल भी जाओ तो कोई इश्यू नहीं है, अब अर्थ बना लेना कि अर्थ में यदि बहुत सारे अर्थ है तो आपको वर लगाना है। यहाँ पर तो यही आ रहा है, बहुत सारे विद्यार्थी टेस्ट दे रहे थे, और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 40। संख्या आ गई तो इसका मतलब ये संख्या है, और संख्या है तो वर्ग कैसे आएगी सिंगुलर। तो आप ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ को जरूर ध्यान रखिए। एग्जाम में यदि द नंबर ऑफ या ए नंबर ऑफ लिखा भी आ गया ना कॉमन एरर में, तो आगे केवल एक ही प्रश्न पूछेगा, वर्ब या तो सिंगुलर या तो प्लूरल उल्टा लिख देगा। समझ में आ रही है बात? जब किसी प्रॉपर नाउन का अंतिम अक्षर एस हो तो भी वर्ब सिंगुलर ही आती है। अब नोट करिए इसे एक बार रूल को, मैं समझाता हूँ अभी आपको। नोट करिए आप इसे फटाफट। ठीक है भाई, देखिए अंग्रेजी में कितने अल्फाबेट होते हैं भाई? 26। ठीक है भाई, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा बुक, एक वर्ड लिखा टेबल, एक वर्ड लिखा चेयर, एक वर्ड लिखा पेन, और एक वर्ड लिखा मैथमेटिक्स। अब मुझे बताओ इसका अंतिम अक्षर क्या आया? के, इसका ई, इसका आर, इसका एन। जिस तरीके से 26 में से 25 अल्फाबेट में से कोई भी स्पेलिंग के अंत में आ सकता है भाई। जब मुझे आप एक बात बताओ, 26 में से 25 अल्फाबेट में कोई भी अंतिम अक्षर हो सकता है, तो क्या 26वां अल्फाबेट
एस किसी वर्ड का अंतिम अक्षर नहीं हो सकता। हमारी एक धारणा है कि जैसे हम वर्ड के अंत में एस देखते हैं हम उसे प्लूरल समझ बैठते हैं। आप मुझे बताइए 26 कैरेक्टर होते हैं अंग्रेजी में, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। क्या 26 अल्फ़ाबेट में से किसी स्पेलिंग का अंतिम अक्षर कुछ भी तो हो सकता है? ए भी हो सकता है, बी सी डी ई एफ जी, इसी प्रकार एस भी हो सकता है। तो यदि आप एस को देखते ही उसे प्लूरल समझ बैठते हैं तो आप पहले ये सोचिए कि क्या ये एस प्लूरल बनाने के लिए लगाया गया है या ये ऑलरेडी किसी स्पेलिंग का ही अंतिम अक्षर है। जैसे हमारी धारणा क्या होती है, हमने देखा न्यूज, हम क्या देखते हैं प्लूरल है। भाई प्लूरल कैसे है? एस को देखते ही प्लूरल कह रहे हो आप। जिस तरीके से अंतिम अक्षर के आ रहा है, क्या एस नहीं आ सकता क्या? एस भी तो किसी वर्ड का अंतिम अक्षर हो सकता है। ये सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो जिस प्रकार से 25 कैरेक्टर किसी वर्ड के अंत में आ रहे हैं तो एस भी तो वर्ड के अंत में आ सकता है, सिंगुलर वर्ड के अंत में आ सकता है। बात समझ में आ रही है? तो आपको सबसे पहले किसी वर्ड का अंतिम अक्षर एस देखो तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि वो नाउन केवल एस जोड़ने से प्लूरल नहीं हो जाएगी। क्या वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही उसका अंतिम अक्षर एस है? अगर ऐसा है तो वह सिंगुलर ही है, वह प्लूरल नहीं है। एक बात। दूसरी बात, एक होती है जनरली, दो ही तरह की नाउन होती है कॉमन, भाई और भी होती है लेकिन मुख्य रूप से दो ही होती है, कॉमन और प्रॉपर। ठीक है, कॉमन आप जानते हैं जो चीज सब चीजों में है, कॉमन है, रेगुलर है, उसे कॉमन कहते हैं। जैसे ये मार्कर है तो ये क्या है? एक कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि ऐसा हमें जो भी दिखेगा वो भी मार्कर, और कोई हो वो भी मार्कर, तो ये कॉमन नाम है सबका। ये सबका क्या है? कॉमन नाम। मैं इस मार्कर का नाम निकाल दूं, इस मार्कर का नाम निकाल दूं धूड़ा, तो ये नाम, इसके दो नाम हो गए। अब एक तो हो गया मार्कर और एक हो गया धूड़ा। तो मार्कर तो इसका कॉमन नाम है और धूड़ा इसका कैसा नाम है भाई? प्रॉपर। क्योंकि धूड़ा केवल यही है, ये मार्कर धूड़ा नहीं है। बात समझ में आ रही है? हम घर से निकले, हमने गाय देखी, बस में चढ़े वहां भी एक गाय थी, बस से उतरे वहां भी एक गाय थी, कोचिंग पहुंचे तो उसके नीचे भी एक गाय खड़ी थी। तो ये गाय नाम सबको हमने गाय तो कहा भाई। तो ये गाय क्या है, काऊ क्या है? सबका कॉमन नाम है। कैसा नाम है भाई? कॉमन। अब मान लो आपके घर में कोई गाय है और आपने उस गाय का नाम निकाल रखा है मोटी। क्या नाम निकाल रखा है भाई? मोटी नाम निकाल रखा है। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे ही घर से निकल रहे थे तो बाहर मोटी खड़ी थी। ठीक है, तो ये मोटी क्या है? उसका प्रॉपर नाम है, और वैसे वो गाय है तो इसका कॉमन नाम है। अब आप जब बस स्टैंड पर गए तो वहां गाय खड़ी थी, क्या आप उसे मोटी कह सकते हो? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मोटी तो प्रॉपर आपकी गाय का नाम है, हर किसी गाय का नाम मोटी नहीं है। बस से उतरे उसे मोटी कह सकते हो जो बाहर मिली? नहीं। कोचिंग सेंटर के बाहर खड़ी थी, क्या उसे मोटी कह सकते हो? नहीं। तो एक ऐसा नाम हो गया कॉमन नाउन, गाय है और मोटी उसका प्रॉपर नाउन है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कंट्री, किसी भी कंट्री को कंट्री कह सकते हैं, देश कह सकते हैं, उसका कॉमन नाम हो गया। लेकिन भारत, किसी भी दूसरे मुल्क को, देश को नहीं कह सकते, तो भारत भारत का प्रॉपर नाम है। समझ में आ रही है बात? किसी भी स्टेट को स्टेट कह सकते हैं, राज्य कह सकते हैं, तो राज्य और स्टेट हिंदी और अंग्रेजी में क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन राजस्थान एक प्रॉपर नाउन है, हिंदी में इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा हर चीजों पर लागू होता है। और ये कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दो तरीके से इसीलिए बांटी गई है, नहीं तो आप सोचो कि हर मार्कर का अपना एक नाम होता तो नाम कैसे याद रहते? आपके कमरे में, अलग अलग कमरों में जो पंखे लगे हैं उस हर पंखे का नाम अलग अलग होता, तो आप क्या बोलते भाई? आप रिश्तेदार के यहाँ जाते तो पहले पूछते भाई इसका नाम क्या है, क्योंकि तब कॉमन नाउन नहीं होती तो उसका नाम होता। इसलिए कॉमन नाउन निकाल दी गई है कि ताकि उस तरह का जो भी दिखे उसे उस नाम से पुकार सके। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन क्या है? पर्टिकुलर किसी का नाम। जैसे मैं कहूं मैथमेटिक्स इज और आर
माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब अंतिम अक्षर एस है, लेकिन मैथमेटिक्स एक विषय का नाम है, सब्जेक्ट इसकी कॉमन नाउन है और मैथमेटिक्स इसकी प्रॉपर नाउन है। और यदि प्रॉपर नाउन का अंतिम अक्षर एस है तो भी वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। आप मन में सोच के इनके आंसर करिए। फटाफट आप सोच के इनका आंसर करिए भाई सब। देखिए, प्रॉपर नाउन की एक पहचान भी होती है क्या, कि इसमें जितने भी वर्ड आएंगे उनके पहले अक्षर बड़े होंगे। जितने भी वर्ड आएंगे उनके पहले अक्षर क्या होंगे? बड़े। अरेबियन ए बड़ा, एन बड़ा, ये तो जी तो बड़ा होना ही था, सेंटेंस का पहला अक्षर तो बड़ा ही होता है। लेकिन ट्रेवल्स का टी बड़ा, इसका मतलब ये प्रॉपर नाउन है। ये तो बड़ा होना ही था, लेकिन रॉयल्स तो ये भी प्रॉपर नाउन है। द 3 मस्कीटर्स, टी बड़ा और एम बड़ा, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का चाहे अंतिम अक्षर एस हो और चाहे नहीं हो, वर्ब ऑलवेज सिंगुलर। दस नंबर। सामान्यतया जब कोई प्लूरल नाउन किसी संख्या या मात्रा को दर्शाए, संख्या या मात्रा को दर्शाए
उसके साथ वर्ब सिंगुलर आती है, तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर आती है। ठीक है भाई, क्या कहना चाह रहा है? सामान्यतया जब कोई प्लूरल नाउन किसी संख्या या मात्रा को दर्शाए तो उसके साथ वर्ब हमेशा क्या आती है? सिंगुलर। सामान्यतया आती है सिंगुलर। जैसे 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज are not a handsome salary। अब देखिए 10,000 रुपीज एक प्लूरल नाउन है, रुपीज आया तो प्लूरल ही है भाई, लेकिन साथ में ये किसको बता रही है? संख्या को। 10,000 संख्या को बता रही है, तो इसके साथ में वर्ब कैसी आएगी भाई? सामान्यतया सिंगुलर। वर्ब कैसी आएगी भाई? सामान्यतया सिंगुलर। जैसे 40 किलोमीटर्स an hour is or an एवरेज स्पीड। अब देखो 40 किलोमीटर्स है तो प्लूरल, लेकिन 40 किसको बता रहा है? संख्या को बता रहा है, और संख्या को बता रहा है तो वर्ब कैसी लेगा भाई? सिंगुलर। संख्या को बता रहा है तो वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर। जैसे 12 इंचेज मेक और मेक्स ए फुट। 12 इंचेज मेक और मेक्स ए फुट। अब इंचेज एक प्लूरल नाउन है, लेकिन 12 किसको बता रहा है? संख्या को, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। 12 इंचेज मेक्स अ फुट। 12 इंच मिलकर 1 फुट बनाती है। ठीक है भाई, लेकिन आप कई बच्चे इसको ये कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 and 2 मैं पहले करवा चुका हूँ हालांकि एग्जाम्पल, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ। 2 and 2 2 and 2 मेक और मेक्स 4। क्या आएगा आपको पता है भाई? पहले भाई देखो, ये संख्या को तो बता रहा है, लेकिन बीच में एंड भी तो है, तो इसलिए वर्ब कैसी आती है इसके साथ में? 2 and 2 मेक 4, ना कि मेक्स 4। अच्छा, ये प्लूरल आएगी 2 2s is or are 4। 2 2s are 4। ठीक है, अब ये प्लूरल है 2 2s, इसके साथ में और प्लूरल आती है भाई, ये ध्यान रखना। ये बच्चे टेबल बोलते हैं आजकल अंग्रेजी में, वो यही है। वो 2 1 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, या जा कुछ नहीं है भाई, वो जल्दीबाजी में इसी का गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ठीक है, 2 1 is 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8। ये सही प्रोनाउंसिएशन ये है उसका, जो आजकल बच्चे स्कूल में बोलते हैं ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 6, 2 3 जा 6। ये गलत है, इसका सही उच्चारण नहीं कर रहे हैं, वो गलत उच्चारण कर रहे हैं। सही उच्चारण इसका ये 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10। ये सही प्रोनाउंसिएशन है इसका। ठीक है, जिसको जनरली टीचर्स भी नहीं जानते हैं, उन्होंने भी यही पढ़ा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा, उन्होंने याद कर लिया, बच्चों को सिखा दिया, जबकि वो गलत प्रोनाउंसिएशन है। सही प्रोनाउंसिएशन ये है इसका। तो ध्यान रखें कि जब कोई प्लूरल नाउन किसी संख्या या मात्रा को दर्शाएगी तो उसके साथ आने वाली वर्ब जो होगी
वो एक सिंगुलर वर्ब होगी, उसके साथ जो आने वाली वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। फिर हमने सामान्यतया वर्ड क्यों जोड़ा भाई, उसका भी रीजन है, वो आपको अभी समझा। आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, मैं ये दोनों एग्जाम्पल मिटा रहा हूँ नीचे। 10,000 रुपीज इज और आर वेस्टेड इन गैम्बलिंग। तो अब यहाँ समझिए, ये प्लूरल है, संख्या को बता रहा है, लेकिन बावजूद इसके वर्ब कैसी आएगी, आर। तो ये क्यों आएगी, इसको ध्यान से समझिए। देखो भाई, ये क्या है, ए हैंडसम सैलरी, जो अंग्रेजी के स्टूडेंट इसको बेहतर समझ पाएंगे। 10,000 रुपीज का क्या है, कॉम्प्लीमेंट। क्या है भाई, ये 10,000 रुपीज का कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है। मतलब इस वाक्य में चाहे 10,000 रुपीज कह दो, चाहे एक गुड सैलरी कह दो, दोनों एक ही बात है, एक ही दूसरे को इंडिकेट कर रही है। 40 किलोमीटर्स का कॉम्प्लीमेंट है क्या, एन एवरेज स्पीड। 12 इंचेज का कॉम्प्लीमेंट है क्या, ए फुट। लेकिन 10,000 रुपीज का ये इन गैम्बलिंग कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। समझ में आ रही है बात। तो जब आगे कॉम्प्लीमेंट लिखा हो और कॉम्प्लीमेंट के पहले लिख रहे हैं ए, तो बताइए ए सिंगुलर होता है कि नहीं होता। जब कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी तो सिंगुलर ही होगा। भाई आपका पूरक है कोई, आपका पूरक एक वचन, तो आप भी एक वचन ही है। 10 लोगों का पूरक है, 10 लोगों के पूरक है दूसरे लोग, तो वो भी 10 ही होंगे, तो प्लूरल होंगे। तो जब पूरक सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। यहाँ एन लगा है, इसका मतलब ये सिंगुलर है और ये सिंगुलर है, तो ये भी सिंगुलर है। यहाँ ए फुट, फुट सिंगुलर है, देखो 12 इंचेस के दो या ए फुट के दो, एक ही तो बात है। अब जब फुट के आगे आप ये लगा रहे हो तो कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर हुआ ना, तो सब्जेक्ट भी क्या है उसका, सिंगुलर ही है। ठीक है, अगर आगे कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो वर्ब प्लूरल आएगी। ये बात जो इन बच्चों की अंग्रेजी रही होगी उनको बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी, लेकिन जिनके नहीं रही अंग्रेजी वो क्या करेंगे भाई। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जिसमें 99% केस में आपका उत्तर सही होगा। 99% केस में आपका उत्तर सही होगा। कब भाई, इसी रूल में लगाना है, वो हर कहीं मत लगा देना उसको। सामान्यतया जब कोई प्लूरल नाउन किसी संख्या या मात्रा को बताए, ठीक है भाई, एक वर्ब आए तो वो सिंगुलर आएगी, और एक से अधिक वर्ब आएंगी सेंटेंस में तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। केवल इसी में लगाना है, कभी पूरी अंग्रेजी में ये नियम लगा दो भाई, नहीं लगाना है ना। केवल इसी रूल का नियम है केवल ये, अगर संख्या को बताए बहुवचन नाउन तो एक वर्ब आएगी तो एक वचन लगा देना, और एक से अधिक वर्ब आए तो बहुवचन। बताइए यहाँ कितनी वर्ब आई भाई, इजी आर में से एक तो वर्ब होगी तो एक ही वर्ब आई तो सिंगुलर। यहाँ कितनी वर्ब आई, एक ही आई तो सिंगुलर। यहाँ कितनी वर्ब आई, एक ही वर्ब आई है, तो ऑप्शन में है भाई, दोनों में से एक तो आएगी। लेकिन यहाँ देखिए इन दोनों में से एक आएगी और एक हो गई वेस्टेड, दो वर्ब हो गई ना, दो हो गई तो कैसी आएगी, प्लूरल। दो हो गई तो कैसी आएगी, प्लूरल। ठीक है भाई। ये एक और दो वाला नहीं, इसी में लगाना है भाई, पूरी अंग्रेजी में मत लगा देना। बच्चे जनरली याद करते हैं मन तो कन का डागो, एक बार भाई तो एक वचन लगानी चाहिए, दो आई तो बहुवचन, ऐसा नहीं भाई। ठीक है, 10 नियम पढ़ चुके हम। नियम नंबर 11, नियम नंबर 11 क्या कहता है भाई, नियम नंबर 11 कहता है जब किसी कलेक्टिव नाउन का प्रयोग
कलेक्टिव नाउन का प्रयोग जब किसी कलेक्टिव नाउन का प्रयोग एक इकाई के रूप में किया जाए, एक इकाई के रूप में किया जाए तो वर्ब सिंगुलर आती है, तो वर्ब सिंगुलर आती है। और यदि डिवाइडेड सेंस में किया जाए, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग है ना, डिवाइडेड सेंस में किया जाए तो वर्ब कैसी आती है भाई? आप पूरा लिखा ना, वर्ब प्लूरल आती है ना, तो डिवाइडेड सेंस में करने पर वर्ब कैसे आती है? प्लूरल। जैसे कमेटी की स्पेलिंग याद करना भाई, एग्जाम में आती है कई बार। द कमेटी हैज और हैव डिसाइडेड दिस। द कमेटी हैज और हैव डिसाइडेड दिस। अब बताइए, कमेटी ने कोई निर्णय किया है, डिसाइड किया है, इसका मतलब कमेटी के जो सदस्य हैं उनकी राय उस पर एकमत होगी भाई। और जब राय एकमत है, इसका मतलब कमेटी का एक यूनिट के रूप में प्रयोग हुआ है और एक इकाई के रूप में प्रयोग हुआ है, तो वर्ब कैसे आएगी भाई? सिंगुलर आएगी, सॉरी सिंगुलर आएगी, है ना। वहीं पर हम ऐसे लिखते हैं, द कमेटी वाज और वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ठीक है भाई, कमेटी डिवाइड बट गई अपनी अपनी राय में, इसका मतलब यहाँ जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो डिवाइडेड सेंस में है, और डिवाइडेड सेंस में है तो वर्ब कैसे आएगी? ठीक है, द जूरी हैज और हैव गिवन इट्स वर्डिक्ट। जूरी ने अपना फैसला सुनाया, अपना न्याय दिया। तो जूरी अपना फैसला सुनाएगी, इसका मतलब जूरी के सदस्य उस पर एकमत हो गए। नहीं तो क्या होता है, लंबे समय तक फैसला चलता रहता है। जूरी होती है भाई, जजों के पैनल को जूरी कहते हैं ना, निर्णायक मंडल कहते हैं इसे, है ना। ठीक है, तो जूरी ने कोई निर्णय दिया, फैसला सुनाया, न्याय दिया, इसका मतलब क्या है कि जूरी उस पर एकमत थी, और जूरी एकमत थी तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। और आप ध्यान देना, यदि आपको केवल वर्ब ही पूछे, यहाँ रिक्त स्थान दे करके पूछे, तो आप आगे देखो यहाँ क्या लिखा है? इट्स वर्डिक्ट। तो जूरी ने अपना न्याय सुनाया, तो इट्स किसके लिए आया भाई? इट्स आया जूरी के लिए। अब यदि इट्स जूरी के लिए आया, इसका मतलब जूरी क्या है? इट। भाई जूरी इट होगी तभी तो उसके लिए हम इट्स का प्रयोग करेंगे। अगर जूरी इट होगी तभी उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? इट्स का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या है भाई? इट जूरी है, तो वर्ब कैसे लेगा? इट, सिंगुलर ही तो लेगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है? देयर। देयर किसके लिए आया? कमेटी के लिए। अब कमेटी के लिए आप देयर लिख रहे हो, इसका मतलब कमेटी दे है, और जब कमेटी दे है तो वर्ब कैसी लेगी? तो कमेटी प्लूरल वर्ब लेगी। समझ में आ रही है बात? यदि कमेटी दे है तो वर्ब कैसी लेगी? प्लूरल वर्ब लेगी। ठीक है भाई, जो बच्चे इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं वो बच्चे कमेंट में ये लिख करके भेजें कि आपको क्लासेज लाइव चाहिए या रिकॉर्डेड चाहिए। ठीक है भाई, मैं कोशिश करूंगा यदि लाइव हो पाएगी क्लास तो मैं, अगर आपके ज़्यादा कमेंट लाइव के आते हैं तो मैं कोशिश करूंगा पूरी कि इस क्लास को लाइव किया जाए। ठीक है, लेकिन लाइव क्लास में टाइमिंग रहेगी इतनी बजे से इतने बजे,
आप उसी टाइम पर देख पाएंगे, उसके बाद में उसे वहाँ से हटा दूंगा भाई। लाइव में केवल उसी समय के लिए वीडियो रहेगी जिस समय तक आप उसे पढ़ेंगे। उसके बाद फिक्स टाइम होगा, इतने बजे क्लास आएगी, आप उस समय उपस्थित नहीं होंगे तो ये गया मामला। ठीक है, तो अब बताएं मुझे कि आपको लाइव पढ़ना है या रिकॉर्डेड पढ़ना है। बढ़ते हैं इसमें आगे। द हाउस is or are divided on the issue of foreign policy, on the issue of foreign policy। ठीक है भाई, और आप मुझे साथ में लाइव में ये टाइम भी लिख करके भेजें कि आपको 8 बजे क्लास चाहिए कि 9 बजे चाहिए। जो लाइव लिखे वो टाइम भी लिखें कि इतने बजे क्लास चलनी चाहिए। ठीक है भाई, बताइए अब क्या कर रहा है, डिवाइडेड, बट गया तो क्या होगा, हाँ हाउस का मतलब है यहाँ सदन। हाउस का मतलब क्या है भाई, यहाँ सदन, घर नहीं है। नहीं बोलते हैं द हाउस इज एडजर्न फॉर टुमारो। एडजर्न मतलब स्थगित करना। तो ध्यान रखिए क्या बोल रहा है कि फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति के मुद्दे पर हाउस सदन क्या हो गया, बट गया। मतलब कुछ लोग कह रहे हैं विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए, जो भी उनका इश्यू है वो डिवाइड हो गए मतलब इसमें। The team is or are trying their यूनिफॉर्म, या कह सकते हैं यूनिफॉर्म्स। टीम क्या होती है भाई, ये क्या है, ये भी कलेक्टिव नाउन है। टीम एक इकाई के रूप में भी आ सकती है और टीम डिवाइडेड सेंस में भी आ सकती है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है देखिए भाई, दियर अपनी यूनिफॉर्म्स। और मान लो दियर ने भी होता तो भाई टीम यूनिफॉर्म ट्राई कर रही है तो पूरी टीम की एक ही होगी तो एक जैसी, लेकिन एक ही कपड़े थोड़ी होंगे, केवल उसी को थोड़ी ट्राई करेगी पूरी टीम, अलग अलग करेगी। ठीक है, इसे उलट यदि मैं कहूँ द टीम हैज और हैव टेकन द पोजीशन। मैंने लिखा नहीं है भाई कि डियर है कि इट्स, नहीं लिखा। अब टीम ने अपनी पोजीशन ले ली तो यहाँ टीम क्या है भाई, एक पूरी यूनिट के हाथ में है, पूरी टीम मिलकर के एक इकाई तो बन रही है, इसलिए वर्ब कैसी आएगी भाई, सिंगुलर आएगी। ठीक है भाई, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग जरूर कमेंट करिए कि आपको लाइव क्लासेस चाहिए या रिकॉर्डेड क्लासेस से आप सेटिस्फाई हैं। ठीक है, कल मैं दोबारा हाजिर होता हूँ आपके सामने, अगले इस चैप्टर से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर करिए, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए। आप जानते होंगे कि बहुत समय से, लगभग 11 साल से मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ भाई, और बच्चे बहुत सारे हैं जो मुझसे पढ़ना भी चाहते हैं। बहुत सुनहरा मौका है कि सब कुछ उनको फ्री में मिल रहा है, इससे बेहतर और क्या चाहिए भाई। ठीक है, तो इसे जरूर शेयर करिए, अधिक से अधिक बच्चों को बताइए। कल फिर से मिलते हैं इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तब तक के लिए नमस्कार।